स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट में हम लोगों ने देखा था कि कैपिटल बजट होता है जहां पे लार्ज अमाउंट्स को यूज होता है, उसके लिए जहां पे जब भी पैसा आता है लार्ज अमाउंट में बल्क में, उसे हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जब भी हम बल्क में या लार्ज अमाउंट एक्सपेंड करते हैं, हमारा मतलब है कि हम का मतलब है गवर्नमेंट करती है, तो वो चीजें जहाँ कहाँ जाती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाती हैं। कैपिटल रिसिप्ट में जो भी हमारे रिसिप्ट होते हैं वो या तो आइदर लायबिलिटी क्रिएट करता है या एसेट को डिक्रीज करता है। कैपिटल बजट के अंदर कैपिटल रिसिप्ट वैसी रिसिप्ट होती हैं, दीज आर दोज रिसिप्ट विच एदर क्रिएट्स लायबिलिटी और रिड्यूसेस एसेट। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं या तो वो लायबिलिटी को कम करते हैं। लायबिलिटी कैसे कम करेंगे? रीपेमेंट ऑफ लोन करके। बात समझ में आ रही है? लोन्स वगैरह का रीपेमेंट कर देंगे, यानी कि पैसा हमारे पास से चला गया तो लायबिलिटी हमारी कम हो गई। या तो एसेट्स को इंक्रीज करके। अब एसेट कभी भी इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? रोड्स कंस्ट्रक्शन करेगी, ब्रिजेस बनाएगी, बिल्डिंग्स बनाएगी या इक्विपमेंट्स को परचेज करेगी। ये सारी चीजों को करने के लिए उसके खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर हो रहा है, लेकिन उससे उसका एसेट जो है वो क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिनसे लायबिलिटी या तो डिक्रीज होती है या तो एसेट इंक्रीज होता है। इसमें कोई डाउट है किसी को? ओके ओके ओके। फिर आते हैं हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट पे ना। रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ से आया? रेवेन्यू बजट, जब हम कैपिटल बजट की बात किए थे उसी तरीके से दूसरा होता है क्या? रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट में भी जब हमारे छोटे मोटे जो हैं रिसिप्ट होती हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या? रेवेन्यू रिसिप्ट। और जब हमारे छोटे मोटे जो है एक्सपेंडिचर्स होते हैं यानी खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के, तो वो जाता है कौन से कॉलम में? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कॉलम में। These receipts which neither creates liability nor reduces assets. रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट होती है जिनकी वजह से ना तो लायबिलिटी क्रिएट होती है ना तो एसेट रिड्यूस होता है। इसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से बताएंगे कि कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती थी या तो वो क्या करता था? लायबिलिटी क्रिएट करता था या रिड्यूस कर देता था एसेट को, क्योंकि वो हमारे जो है लार्ज एक्सपेंसेस होते थे, लंबे लंबे खर्चे होते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट की बात की गई है, तो ये जो छोटे मोटे रिसिप्ट आ रही है, थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा है कहीं से, उससे ना तो कोई लायबिलिटी बन पाती है, क्रिएट होती है, ना ही कोई एसेट रिड्यूस होता है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि ऐसे रिसिप्ट जिसकी वजह से नाइदर विच रिसिप्ट नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एसेट, ये होती है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन समझ में आई? इजी है। कैपिटल रिसिप्ट की डेफिनेशन हमें आ गई है समझ में। अगर हमें पता है ये क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हमें पता है क्या होता है, तो बस ये क्या हो जाएगा? इसका ही ऑपोजिट हो जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट का डेफिनेशन। क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट वो वाली रिसिप्ट होती है, ऐसे पैसे आ रहे होते हैं गवर्नमेंट के पास जिनकी वजह से ना तो उसका लायबिलिटी बन पाता है ना तो उसका कोई भी एसेट रिड्यूस होता है। तो एग्जाम्पल बताएगा रेवेन्यू रिसिप्ट का? कोई गवर्नमेंट का ऐसा रिसिप्ट, यानी गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा पैसा आ रहा है जिसकी वजह से ना तो उसकी लायबिलिटी बन पा रही है ना तो उसके एसेट रिड्यूस हो रहे हैं। कुछ भी, कोई भी एग्जांपल। अभी तो पढ़ेंगे हम लोग आगे। टैक्स, हाँ टैक्स हो सकता है। रेंट हो सकता है। कौन सा अमाउंट? किस चीज का अमाउंट? अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी मैंने दिया था लोन वाले में, याद आया? मैम टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू तो बिल्कुल हाँ, टैक्स के अंदर टैक्स से मिलने वाली जितनी भी इनकम होती है वो टैक्स रेवेन्यू हो गई। लोन वाले में एक एग्जांपल दिया था, किसी को याद है? कमीशन, कमीशन तो होता है, ठीक है। इंटरेस्ट यहाँ पे था। अगर हम लोन क्या करते हैं, पे करते हैं या लोन लेते हैं, तो उसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट चार्ज होता है। कभी हमें इंटरेस्ट मिलता है, कभी हम इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है।
ऐसे ही होते हैं। तो वो जो लोन का अमाउंट है वो तो कैपिटल रिसिप्ट में और कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाने वाला है, क्योंकि वो जो है लार्ज अमाउंट होता है, बड़ा अमाउंट होता है ना, मोटा मोटा पैसा बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम रेवेन्यू की जब बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा कि इंटरेस्ट, लोन का जो इंटरेस्ट बनता है, लोन के ऊपर जो ब्याज लगता है, अगर हमने किसी को लोन दिया और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हमको मिल रहा है, तो वो भी तो हमारा छोटे मोटे रिसिप्ट में क्या काउंट होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता था? रेवेन्यू रिसिप्ट होता था जिनकी वजह से ना तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती थी और ना ही हमारा एसेट जो है वो कम होता था। ठीक है, हम बोलेंगे कि ऐसे रिसिप्ट जिनकी वजह से ना लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना एसेट कम हो रहा है, यानी कि ये चीजें नहीं हो रही है। डेफिनेशन याद करने के लिए कि ना तो लायबिलिटी बढ़ रही है ना एसेट घट रहा है, ऐसे और नहीं हो रहा है, इसीलिए क्रॉस कर दिया मैंने ना। इसका मतलब है क्या, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन जहां पे ये चीजें हो रही होंगी, वो क्रिएट कर रहा होगा, वो होता है क्या, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट में भी क्या होते हैं ना, जो हमारे जो छोटे मोटे इनकम होती है, मतलब जो रिसिप्ट आ रही है, जो गवर्नमेंट के पास छोटे मोटे रिसिप्ट आ रही होती है, उसको भी हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। दो तरीके से रिसिप्ट होती है गवर्नमेंट की। एक को बोलते हैं हम टैक्स रेवेन्यू। क्या बोलते हैं? टैक्स रेवेन्यू। और दूसरा होता है जो टैक्स नहीं होता है, इसका मतलब है ये क्या बन जाएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो रेवेन्यू, इसका मतलब है जो पैसा गवर्नमेंट के पास या रिसिप्ट जो आ रहा है, ऐसी रिसिप्ट जो गवर्नमेंट के पास आती है, ऐसे छोटे मोटे जो पैसे जो आते हैं, वो दो फॉर्म में आते हैं, या तो वो टैक्स के फॉर्म में आते हैं या वो टैक्स के फॉर्म में नहीं आते हैं, दूसरे तरीके से आते हैं। तो क्या चीजें टैक्स के अंदर आती हैं, क्या चीजें जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू होती हैं, उनको अब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि टैक्स रेवेन्यू क्या होती है और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होती है। टैक्स रेवेन्यू के नीचे भी ये दो कॉलम बना हुआ है। इसका मतलब है कि टैक्स रेवेन्यू भी कुछ टाइप्स की होती है, और ये कहीं ना कहीं हम लोग पढ़े भी हैं, अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़े थे, मतलब पीछे के चैप्टर्स में जब हम लोग एनआईटी पढ़ रहे थे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, याद आया? यस मैम, यस। हाँ, टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं? मैम दो। टू टाइप। मैम टू टू। टाइप्स के। कौन कौन से? डायरेक्ट एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ना, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं प्रैक्टिकल लेने, उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि होता क्या, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। बहुत ही कॉमन से टॉपिक भी है और बहुत ज्यादा फेमस भी है, क्योंकि पूछते जरूर है। कोई बताएगा क्या होता है, किसी को पता है? हम्म, कोई जानता है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? नहीं सुना हुआ होगा, पुराना है। इसका मतलब होता है ऐसे पानी का जो बिल देते हैं टैक्स लगता है वो वो कौन सा टैक्स है, पानी पे जो बिल देते हैं? डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, और और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे मैम टिप्स लेते हैं वगैरह, तो उसमें जो टैक्स देते हैं वो गवर्नमेंट जाता है। मैम डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कस्टमर अपने पॉकेट से मैम पैसा देते हैं। हाँ, और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है जो गवर्नमेंट देती है। इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट देगी हाँ, अपने आप से? नहीं मतलब हम लोग के ऊपर खर्चा करेगी गवर्नमेंट। नहीं नहीं, यहाँ पे रिसिप्ट हो रही है गवर्नमेंट को, यानी गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है। हम लोग कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं, जहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट हो रही है, यानी कि अभी गवर्नमेंट खर्चा नहीं कर रही है हमारे ऊपर। ये जो टैक्स से पैसा आएगा ना गवर्नमेंट के पास, वो पैसा हमारे ऊपर गवर्नमेंट यहाँ पे खर्चा करेगी। ठीक है,
लेकिन अभी गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास पैसा किस किस फॉर्म में जाता है। हम यानी पब्लिक जो है गवर्नमेंट को रिसिप्ट देती है, जो कि रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है, क्योंकि वो छोटे मोटे खर्च जो है रिसिप्ट होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट की छोटी मोटी कमाई होती है। अब वो कमाई जो है दो फॉर्म में होती है, या तो एक टैक्स रेवेन्यू के फॉर्म में, एक नॉन टैक्स में फॉर्म में। नॉन टैक्स अभी पढ़ते हैं, पहले टैक्स की बात करते हैं। तो यहाँ मैम पे जो इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू, एग्जांपल होगा मैम जीएसटी ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को ना जीएसटी में अब चेंज कर दिया गया है। इनडायरेक्ट का एग्जांपल जीएसटी है, या तो इनडायरेक्ट में जितने भी टैक्सेस थे उन सबको अलग 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 नाम लेके अब नहीं पुकारा जाता है, अब उनको एक ही टैक्स बोला जाता है कि वो जीएसटी है। वो क्या बन गया है, जीएसटी हो गया है। पहले अलग अलग लगता था, कुछ अलग अलग नामों से पुकारा जाता था इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जैसे कि ऑक्ट्रॉय ड्यूटी हो गई, सेल्स टैक्स हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको बना दिया गया, सबको जीएसटी बना दिया गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट की रिसिप्ट हो रही है, इसका मतलब अभी ये नहीं बोलेंगे कि गवर्नमेंट यहाँ पे खर्चा कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट की तो रिसिप्ट हो रही है। अब हमें बताना है कि ये जो टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट की रिसिप्ट होती कैसे है। दो तरीके से होती है गवर्नमेंट की रिसिप्ट टैक्स के फॉर्म में, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। उत्कर्ष आधी बात सही बोला था स्टार्टिंग में, कि जब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही होती है ना, तो उसके एग्जाम्पल नहीं बताने हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझने में अभी भी गलत हुआ, कि पूछा गया कि होता क्या है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, और सब लोग लगे जो है उसके एग्जाम्पल्स बताने। तो ये होता है जो जीएसटी हो गया वो आ जाएगा, या जो हम लोग पैकेट खरीदते हैं कोई भी सामान का, उसमें जो टैक्स देते हैं, ये सारी चीजें एग्जाम्पल थी, मीनिंग किसी ने नहीं बताया अभी तक कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। और अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है और मीनिंग ना बता के एग्जाम्पल बताओगे, तो फुल मार्क्स नहीं मिलेगा कभी भी। यहीं यहीं पे प्रॉब्लम शुरू होती है कि बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया ही नहीं, इसीलिए बोला जाता है कि क्वेश्चन अभी तक नहीं समझ में आया, ठीक है। तो देखो, डायरेक्ट टैक्स ना वो टैक्स होते हैं जिन टैक्स की जो लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी बात समझ में आई है, लायबिलिटी वर्ड क्या होता है? ऐसा कोई बच्चा है जिसे लायबिलिटी वर्ड ना पता हो? हम लोग पीछे पड़े हुए हैं ना, लायबिलिटी क्या होती है, यानी कि जब जो जिसको फर्दर पे करना पड़ता है। तो जिन भी टैक्स की लायबिलिटी और उसका बर्डन, ये दोनों ही चीजें एक सिंगल पर्सन के ऊपर होता है। हम बोलेंगे कि ऐसे टैक्सेस जिनकी लायबिलिटी टू पे एंड बर्डन फॉल ऑन द सेम पर्सन, उन टैक्स को बोलते हैं हम डायरेक्ट टैक्स। मतलब डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे टैक्स फॉर विच द लायबिलिटी टू पे एंड द बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। अब इस बात का मतलब हुआ क्या? देखो, इस बात का ये मतलब हुआ ना कि जब भी, अब कभी भी कोई पर्सन है, कोई आदमी है, जो, या कोई हम बोल सकते हैं कोई एंटरप्रेन्योर है, वो कोई काम कर रहा है और बदले में उसको जो है पैसा मिल रहा है, या वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, या वो इनकम अर्न कर रहा है। तो उस पर्सन ने जितनी भी अपनी पूरे साल भर में, पूरे एक साल के अराउंड में जितनी भी वो इनकम अर्न करेगा, उस इनकम पे गवर्नमेंट एक लिमिट लगाती है कि अगर आप मान लीजिए 7 लाख रुपी पर ईयर अर्न कर रहे हैं, तो आपको 10% जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। इस तरीके से टैक्स स्लैब डिसाइड होता है। अलग अलग टैक्स स्लैब होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब ग्रेजुएशन में जाएंगे, तो कि क्या क्या चीजें होती हैं, या चाहो तो अभी भी देख सकते हो कि क्या होती है, एक सर्च करना गूगल, पता चल जाएगा। तो क्या होता है कि वो बोलती है कि जो पूरे साल आपने इनकम अर्न की, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, एक आदमी को बोली कि आपने जो पूरे साल में इनकम अर्न की, उस इनकम पे आपको 10% जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं पर्सन ए जो है, वो जो है साल में 7 लाख रुपीज जो है वो इनकम अर्न कर रहा है। तो ये जो इनकम है वो किस पर्सन की है? पर्सन ए की है। और इसको पे कौन करेगा? वो भी पर्सन ए ही पे करेगा, है ना। इसका मतलब है कि जो इनकम थी पर्सन ए की, उसके लिए लायबल हुआ, यानी कि उसको पे करने वाला भी पर्सन ए हुआ, और वो बर्डन भी किसके ऊपर आया? उसी के ऊपर आया। यानी कि गवर्नमेंट के पास जाके उसी के इनकम के ऊपर हुआ, इसीलिए हम बोलेंगे क्या?
बर्डन जो है टैक्स का उस पर्सन के ऊपर आया है और उसकी लायबिलिटी भी क्या है, उसी पर्सन की पे करने के लिए। इसका मतलब है जिस इंसान के ऊपर की इनकम, मतलब जिनकी वजह से टैक्स जनरेट हुआ वो भी पर्सन ए है, और जिस पर्सन को पे करना है वो भी पर्सन ए है, यानी कि ये सेम पर्सन हुआ। देखो ऐसे समझते हैं। ये वाला टैक्स किसके लिए जनरेट हुआ था? टाइम ओवर हो गया था।